श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज अपने स्टूडियो में अपने दो विशेष मेहमानों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मिस्टर प्रवीण वैद, जो कि अपने समय में एक बहुत रिनाउंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हिमालयन ड्रग्स रहे हैं, वो मेरा विशेष आज सहयोग करेंगे। कारण भी विशेष है कि हमारे मेहमान जो हैं वो डॉक्टरी से संबंध रखते हैं और आजकल ये मेवात के एक छोटे से इलाके में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा मकसद आपसे बातचीत करने का ये है कि छोटे शहरों में किस तरह से प्रैक्टिस होती है, किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स की क्या दिक्कत होती है और अपने पेशेंट्स को वो किस तरह से हैंडल करते हैं। तो मैं अपने और प्रवीण जी की तरफ से दोनों डॉक्टर्स, मैडम का और डॉक्टर साहब का, दोनों का स्वागत करते हैं और खैर मकदम करते हुए डॉक्टर साहब, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हम फिर आगे अपने श्रोताओं के लिए आपसे प्रश्न करेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। मैं डॉक्टर कल्याण कश्यप हूँ और ये ज्योति कश्यप है। हम मेवात में लगभग 20 साल पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी, इस 20 साल की अवधि में बहुत अपहिल और डाउनहिल हमने देखा जी, कि उन दिनों स्पेशली जब कोविड से पहले जी, और उस को भी साइड करके अगर कहा जाए तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल को इस्टेब्लिशमेंट से पहले एक डॉक्टर को सभी स्पेशलाइज डॉक्टर बराबर होकर हेड टू फुट, यानी कि अप्थाल्मिक हो या जनरल सर्जन हो या ऑर्थोपेडिक हो या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो या न्यूरो हो, अपने चैम्बर में जो भी पेशेंट आते थे उनको सभी स्पेशलिटी को मद्देनज़र ट्रीटमेंट करना होता था। इवन हमारे सेटअप में बेसिक फैसिलिटीज़ हो या ना हो, समटाइम्स कई बार फर्स्ट एड के रूप से भी लाइफ सेविंग करनी होती थी। कई बार हम पूरे 2 घंटे 4 घंटे, यानी कि हार्ट अटैक का कोई केस आया, हमें पता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुके हैं, अगले के पास केवल 2 घंटा है, तो हम उन केसों को 2 घंटे रेफरल नहीं करते थे। जो कि आज कहते हैं कि आप सच एंड सच हॉस्पिटल जाइए, ये कार्डियक सर्जरी होएगा या ये होगा। बट उन दिनों हम टाइम को कैलकुलेट करते थे। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर अभी भी करते हैं कि बेसिक जो लाइफ 2 आवर्स का है, अगर 2 आवर्स में अगर हम पेशेंट को रेफर करते हैं तो यू विल नो मोर। और कई टिपिकल मेडिकल इमरजेंसीज लाइक foreign bodies in mouth, foreign bodies in ear, foreign bodies in nose, कई चीज़ जैसे बच्चे ने कुछ नाक में डाल दिया या कान में डाल दिया, तो एक बच्चे के साथ। मैं बीच में इंटरफेयर करूंगा। मैं तकरीबन आपको 20 साल से जानता हूं और आपने बहुत जल्दी उजीना से हम मिले थे। हम पहली बार उजीना से ही आपने शायद प्रैक्टिस शुरू करी थी जी। तो आपने बहुत जल्दी रेपुटेशन अर्न करी और टिपिकल काफ़ी टफ केसेस भी हैंडल करे और आपने बहुत जल्दी नाम कमाया। उसमें आपकी डेडिकेशन थी, आपकी कमिटमेंट थी। मैं आपका क्लिनिक भी याद है मेरे को, और आप दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही टाइम डिवोट करते थे। आपने कभी ये नहीं देखा कि इतना टाइम लग जाएगा। और कुछ स्टार्स भी आपके बढ़िया थे, मैं ये कहूँगा, और आपकी मेहनत भी रंग लाई। और आपको लकी है कि आपको डॉक्टर ज्योति जैसी पार्टनर मिली, उसने भी आपका कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। थैंक यू। तो कुछ ऐसे केसेस बताइए जिसमें आपको उनका ट्रीटमेंट करके कुछ सेटिस्फेक्शन हुई आपको। कोई ऐसे टफ केसेस, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन का नाम लिया, आपने जान बचाई लोगों की, कोई ऐसा
बताइए। जी, ऐसे कई केसेस हैं। कई बार तो मैं डॉक्टर ज्योति को भी साथ देता हूँ। ऐसे कि जैसे डिलीवरी शी यूज टू हैंडल गायने केस। तो कई बार कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज आते हैं, जैसे कि बच्चे की क्राउनिंग हो रहा है इन द मेडिकल सेंस में, कि सिर निकल रहा है, 3 घंटा 4 घंटे से डिलीवरी हो नहीं पा रहा है। तो उस समय हॉस्पिटल रेफ़र करती है कि आगे जाओ, आगे से और आगे जाओ। तो ऐसे केस में इन्होंने बड़ी दिल से ही अपने सूझबूझ, अपने एक्सपीरियंस को लेकर जो डिलीवरी करती है, डिलीवरी के बाद जो टिपिकल जो बच्चे को, चाइल्ड को केयर करने की बात आती है, पोस्टनेटल केयर। हाँ जी। तो इसमें कई बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करना, तो हम ये नहीं बोलते कि ये डर्टी है, ये वो है ना, उसमें ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन कई बार इंसफिशेंट हो जाता है, या स्टाफ नहीं होते हैं। तो केवल क्लास 4 से लेकर एक डॉक्टर या नर्स या कंपाउंडर सभी को भूमिका निभा के मैंने कई बार तो मुंह अपने माउथ टू माउथ किया हूँ। तो अटेंडेंट जो होते हैं इन मरीजों के, वो पैर में गिरते हैं कि ठोड़ी पकड़ के बोलते हैं, साहब आप तो खुदा तो नहीं बोल सकते, खुदा के बाद आप हो। ये हमारी संतुष्टि के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मैडम डॉक्टर, आप थोड़ा इसके ऊपर और प्रकाश डालें कि किन किन लिमिटेशंस के साथ आपको गायनी के प्रॉब्लम्स को हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज़ वहाँ पर मैं समझता हूँ एनेस्थीसिया और सिजेरियन जैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो इन सब बातों के बावजूद आप नॉर्मल डिलीवरी का डिसीजन स्वयं लेते हैं और फिर उनको कंडक्ट करते हैं। उसमें डॉक्टर साहब की मदद साथ रहती है या कोई और एक्सपर्ट को आप बुलाते हैं? थोड़ा आप बयान करें। एक्चुअली वहाँ पे ऐसा तो कोई एक्सपर्ट को बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ से हमारे नज़दीक का जो सिटी है, एक तो अलवर पड़ता है और दूसरा हमारा इस तरफ आएंगे तो हम सोहना या गुड़गांव पड़ता है। तो हम किसी भी एक्सपर्ट को हम बुलाते हैं वहाँ तक, तो वो वहाँ तक रिस्क करने के लिए एबल नहीं होते, क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। ऑब्वियसली डॉक्टर साहब भी हेल्प करते हैं मेरे को, पेशेंट जब भी आता है। और हमारी कोशिश रहता है कि हम पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट दिया जाए जी, और हमारी ट्रीटमेंट होता है। बाकी तो देख परमात्मा ने करने वाली चीज़ें हैं जी। कॉम्प्लिकेशंस भी कई बार आता है, वो डॉक्टर साहब हेल्प करते हैं तो हम उसको कर पाते हैं। राइट। कई बार ऐसा भी हुआ है पेशेंट के साथ, लाइक पेशेंट आया, उसको हमने देखा, उसका बेबी डेड था, IUD केस था, and she was under treatment of some government hospitals, doctor, expert doctor was there जी। तो उन्होंने कभी उस पेशेंट से ये नहीं कहा कि आपका बच्चे डेड हो चुका है, और वो पेशेंट उस डेड बेबी को लेके मतलब चल रही थी, मतलब वो ट्रीटमेंट ले रही थी किसी अलवर सिटी में किसी हॉस्पिटल से। तो वो एक बार वैसे आए दिखाने के लिए, हमने देखा, फिर मैंने उसके सारा प्रिस्क्रिप्शन देखे, तो वहाँ पे बेबी लाइव दिखा रखा है। फिर मैं डॉक्टर साहब पास गई, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे केसेस है और आई डोंट थिंक कि बेबी इज लाइव, बट ये रिपोर्ट तो इसका लाइव दिखा रहा है, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? उन्होंने कहा डोंट वरी, मैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबको बुला लिया, हमने उसको एक्सप्लेन किया कि बेबी इज नो मोर, और हम नहीं कह सकते कितने दिन का ये डेड है। तो वो कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो कल ही वहाँ से दिखा के लाए, वो तो बेबी सही बोल रहे थे। फिर डॉक्टर साहब ने, हम दोनों ने कन्विंस किया कि देखो जो मुझे मिला मैं आपको वो कह सकती हूँ, बाकी आप इनके थ्रू चली हो तो आप चल ही रहे हो। तो ऑल ऑफ सडन दैट पेशेंट, उसको पेन स्टार्ट हुआ, लेबर पेन। तो हमने कहा जैसे कि बच्चा डेड हो चुका है तो इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने, फिर सब लोग एग्री हो गए, ठीक है आप कर लो। फिर डॉक्टर साहब ने कहा चलो इसको ट्रीटमेंट शुरू करो, हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। आफ्टर 2 hours शी गॉट डिलीवर्ड एंड दैट fetus was completely, you know, that सारे स्किन निकल चुके, मतलब वेरी टिश्यूज वगैरह सारे निकल चुके, मतलब ऐसे क्रिटिकल और फाउल स्मेल था। मांस का लो थोड़ा कह लो एक तरह का। यस सर, डेफिनेटली मांस में तो बुरा लगता है कहते हुए, बट इट इज लाइक दैट ओनली। तो मीन्स वो बच्चा लगभग आई थिंक
2-3 डेज का एक्सपायर हुआ होगा। तो आजकल अब मेडिकल लाइन ऐसा हो गया है कि कैसे बताएं उनको, मतलब हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा खुद का फील्ड नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने कहाँ एजुकेशन ली और उसके बाद आप हरियाणा में कब आए? हाँ जी, बेसिकली जैसे प्रवीण सर को पता है कि मैं हिमाचल प्रदेश का हूँ। Okay. मैंने मंडी से 2005 में मंडी लीव करके मैं गुड़गांव आया। और गुड़गांव में स्थानीय हॉस्पिटल में डॉक्टर अशोक आनंद जी के साथ में काम किया। और ज्योति जी कल्याणी हॉस्पिटल में हम दोनों ही मतलब अलग अलग हॉस्पिटल में करते थे। और बहुत अच्छे उन दिनों इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ थे नहीं, जैसे कि अभी जितने कॉरपोरेट हॉस्पिटल बने हुए हैं उन दिनों गिनती के, जैसे आपको पता है प्राइवेट पुष्पांजलि, कल्याणी, 2-3 ही हॉस्पिटल थे और बहुत अच्छे थे। तो सभी प्रकार के केस हमें हैंडल करना होता था बड़े चैलेंज के साथ और बड़ी डेडिकेशन के साथ। और जब एक केस ठीक हो जाता तो हमें लगता था कि आज होली मनाया या हमने दशहरा मनाया या दिवाली सेलिब्रेट किया, उस तरह से किए थे। तो हमें स्किल डेवलपमेंट बहुत जल्दी हुई। उसके बाद मेवात में गवर्नमेंट वैकेंसी आउट हुई। तो जैसे ज्योति जी को काफ़ी इच्छा था कि क्यों ना हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाके काम करें। तो ठीक है, एक बार देखते हैं कि रिमोट एरिया में हम वहाँ इंटर हुए हैं। और नो डाउट हमने बहुत ही अच्छा सेवा की और पब्लिक ने सराहा भी बहुत। जहाँ टुडे आल्सो बहुत लाइक करते हैं। मैडम ने कम समय में गायनेक में बहुत अच्छा सर्विस दी और पॉपुलर बनी है। और मैंने भी अपने क्षेत्र अपने काबिलियत से या आप लोगों का आशीर्वाद हो कि कोई कमी नहीं छोड़ा, सभी ठीक है। बट चैलेंज ये है कि उन दिनों की प्रैक्टिस और आज के प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क है। एक हेडेक हमें पढ़ना पड़ता है कि हेडेक मेक्स डॉक्टर्स हेडेक। एक सरदर्द को मरीज आया तो डॉक्टर के लिए सरदर्द है। कितने प्रकार के सरदर्द है। तो आज जाते हैं तो सबसे पहले सीटी कराएंगे, फिर नहीं हुआ तो फिर जाके फिर एमआरआई कराएंगे। अब भी ठीक नहीं हुआ तो फिर ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, फिर भी नहीं हुआ तो फिर सेक्रेटरी के पास भेजेंगे। तो एक बंदा किस किस दौर में कहाँ गुजरे और कैसे गुजरे ये आप लोग जानते हो, क्योंकि सेम फील्ड में मैं बता नहीं सकता। बट उन दिनों क्या कि चॉइस में होता था कि ये सरदर्द या टेंशन हेडेक है या माइग्रेन है या साइनोसाइटिस से है या हाइपरटेंशन से है। तो रीज़न या तो कोई ट्रैवल सिकनेस से है, तो रीज़न ढूंढने के पीछे लगते थे। अब हम लोग टेस्ट ढूंढने के पीछे लगते हैं, जो कि सर्वसाधारण एक व्यक्ति के लिए कहीं संभव नहीं हो सकता। इट इज बिकम वेरी एक्सपेंसिव आल्सो ना। ट्रीटमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव। मतलब इतना हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता जी। अब मेरा मानना है कि डॉक्टर्स भी कैटेगराइज हो गए। अब पहले क्या था, एक फिजिशियन ऑलमोस्ट सभी पेशेंट को देखते थे, ब्लड प्रेशर, हार्ट, स्टिल नाउ। अब सब कैटेगराइज हो गया। शुगर होगा तो आप ये डिपार्टमेंट जाओ, ऑन्को में जाओ या फिर कार्डियक में जाओ या फिर इसमें आ जाओ, फिजिशियन के पास, एमडी के पास आ जाओ। तो सारा कैटेगराइज हो गया। तो पेशेंट शायद पेशेंट भी हैप्पी होगा। और डॉक्टर्स, पहले क्या होता था, डॉक्टर्स पूरा उसको एग्जामिन करता था। अब एग्जामिनेशन तो है नहीं, बस डॉक्टर उसका हिस्ट्री लेते हैं, क्या हुआ उन्होंने राइट डाउन करना है, टेस्ट लिखने हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देना है। वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पेशेंट को ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब पहले प्रोफेशनली ऐसा था कि मेरा पेशेंट को ठीक होना है, उस हिसाब से डॉक्टर्स भी उनकी कमिटमेंट भी रहती। अच्छा, पुराने डॉक्टर्स व्हाट आई फील कि देख के बता देते थे ये प्रॉब्लम है। आजकल तो टेस्टों के गुलाम हैं, टेस्ट भी बताएंगे। एग्जैक्टली सर, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जब भी हम एग्जामिनेशन करते थे कि हेड टू फुट, मैंने बोला JALCCO, जाल को बोलते थे, जंडीस है कि नहीं है, इसको आई स्क्लेरा देखना, एनीमिया है कि नहीं, JAL लिम्फ नोड गिल्टी या बढ़ी है नहीं बढ़ी है,
क्लॉबिंग, नाक मतलब नेल में क्लॉबिंग है कि नहीं, साइनोसिस ऑक्सीजन की कमी है कि नहीं, वो ईडिमा सूजन है कि नहीं, कंप्लीट देखने के बाद एक पता लगता था कि हाँ इस पेशेंट को ये हुआ है। तो ये चीज़ तो आजकल पाल्पेशन अस्कल्टेशन ये चीज़ तो बहुत दूर है। जस्ट हिस्ट्री भी बहुत कम लेंगे, टेस्ट लिखना है और टेस्ट के आधार पे डायग्नोसिस हो जाता है। प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है क्या नहीं है, या पेशेंट को कितनी दूरी में रहना है। स्पेशली पाल्पेशन पेशेंट को छूना कि लीवर कितना एनलार्ज है, स्प्लेनोमेगाली है या नहीं है। उसके बाद स्टेथोसिस से लंग्स को लेना है कि प्रॉपर ऑक्सीजन आ रहा नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें कोई छोड़ने को राजी नहीं है। या I'll tell you a very funny instance. एक डायरिया का आई वाज सिटिंग विद द डॉक्टर, डायरिया का पेशेंट आया तो वो ही सेज कि डायरिया तो डॉक्टर साहब आपने 2 दिन दवा दी ठीक हो गया। कहता अच्छा डायरिया ठीक हो गया, तो ऐसा करते हैं इनको अब लेक्सटिव देते हैं। व्हाट फॉर डायरिया? नो, अगर डायरिया ठीक हो बिकॉज पेशेंट को प्रोलॉन्ग करना है तो लेक्सटिव देना पड़ेगा, 2-3 दिन और आए उसको। मतलब मेरे पास तो डॉक्टर साहब भंडार लगा हुआ है। 50 साल मैंने इस प्रोफेशन को दिए हैं और इतनी ज्यादा क्वैकरी देखी है मैं बता नहीं सकता। तो श्रोताओं, ये थे कुछ मेडिकल प्रोफेशन की एक्सेप्शंस जिनको हमने शेयर किया। लेकिन क्योंकि एक डॉक्टर कपल हमारे पास आया हुआ है तो डॉक्टर साहब हमारे श्रोताओं के लिए, आफ्टर हैविंग दिस एक्सपीरियंस एट सच ए प्लेस जहाँ सारे के सारे पेशेंट को आप हेड टू टो ट्रीट करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि शुड दे गो फॉर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और शुड दे गो फॉर जनरल डॉक्टर हु कैन ट्रीट देम फ्रॉम हेड टू टो, या वो एक एक पार्ट के एक्सपर्टाइज को जो है वो कांटेक्ट करें और उनसे अपने को डायग्नोज कराएं? आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी थैंक यू। हाँ जी, आई लाइक इट। शायद मैं काफ़ी देर से इसी क्वेश्चन को इंतजार ही कर रहा हूँ। जी जी जी। बेसिकली इस टाइप के पेशेंट जो रिमोट है या फेरी में है, इंटीरियर में है, ऐसे पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर, जहाँ क्वैक्स नहीं है या बोलते हैं ना काम चलाने वाले डॉक्टर नहीं है, या सारी सुविधा गवर्नमेंट ने देकर आज के समय में, आज भारत के अगर बात की जाए तो कितने एम्स बन चुके हैं, कितने साधन स्रोत मतलब तैयार हो चुके हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जनरल हॉस्पिटल में जाएंगे तो बहुत सारी सुविधा एडवर्टीजमेंट फैसिलिटीज़ है। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है, पहले होते थे केवल MBBS डॉक्टर से भी सभी काम करना होता था, बट नाउ डेज देयर इज पोस्टिंग ऑफ द ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, सर्जन्स, इवन देन कार्डियोलॉजिस्ट एंड अदर स्पेशलिटीज़। तो आपको कंसल्टेंट फिजिशियन तो मिल ही जाएंगे, एंड इज हैविंग मोर एक्सपीरियंस एंड साउंड नॉलेज। बजाय कॉरपोरेट में भागने के हमें मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो एक तो समय की बचत, दूसरा साधन स्रोत, साथ में जो बच्चे MBBS के लिए तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उनके लिए एक प्रत्यक्ष से एक मरीज़ को जांचने की, सीखने की एक अवसर मिल जाएगा। इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप लोगों को जो भी क्षेत्र में CSC है, PSC है, जनरल हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है, तो उसी से आपको सेवा के अवसर लेना चाहिए। इसमें आपको कम से कम गलत इलाज होने से आप लोग बच जाएंगे, और रुपए भी एक मैटर करता है। कम से कम एक पेशेंट पेन एब्डोमेन को पेशेंट जाता है तो 50,000 तो निश्चित रूप से लगेगा, क्योंकि टेस्ट में उसको अगले 2 दिन लगेगा, और अगर सैटरडे संडे पड़ गया तो फिर वो मंडे तक वेट करना पड़ेगा। एक बार मेरे को पेन एब्डोमेन पेट ड्यूरिंग ट्रैवल मेरे पेट में दर्द हुई, मेरी वाइफ ज्योति कश्यप जी थी, तो हम फोर्टिस विजिट किए
इट वॉज सैटरडे एंड डॉक्टर सब, हाँ डॉक्टर थे, चेकअप हुई, सभी रिपोर्ट्स के बाद में एक आखिरी रिपोर्ट्स पेंडिंग रह गया, तो बोलते हैं यार तुम मंडे को मिला। मैंने कहा मेरा क्या होगा, कोई नहीं तेरे को एडमिट कर देता हूँ। तो फिर मैंने कहा तो अननेसेसरी में संडे, आप संडे सेलिब्रेट कर रहे हो और मैं संडे को एट ए प्रिजन में यहाँ बैठूँ। तो ये सारी चीज़ को मद्देनज़र रख के मैं समग्र में सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि आपको सरकारी स्तर से मिली हुई जो सुविधा है उसका भरपूर आनंद उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं भी महसूस करता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट में जितने एम्स बढ़े हैं जी, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, जितने ज़्यादा गिनती बढ़ी है, लाइन तो लग जाए, टाइम पर लगेगा, बट प्रॉब्ली मैं अपने लिस्टर्स को ये बताना पसंद करूँगा, आप एम्स में जाना पसंद करें इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जनरल हॉस्पिटल या कहीं। आपको टाइम, अगर क्रॉनिक डिजीज है, नॉर्मल डिजीज के लिए तो आप कहीं भी जा सकते हैं सरकारी अस्पताल में जैसे आपने बताया, बट फॉर क्रॉनिक डिजीजेस यू शुड गो टू एम्स। तो आई थिंक, वुड यू लाइक टू एक्सप्रेस एनीथिंग स्पेसिफिक अबाउट योर गायनी पेशेंट्स? जैसे डॉक्टर साहब ने जनरल बात बताई, तो आप अपने गायनी पेशेंट्स के लिए कोई अलग से ऑब्जर्वेशन देना चाहेंगे? में कहते हैं ना गायनी पेशेंट से अब जिस एरिया में वो वर्क कर रही हूँ जी, वहीं के पेशेंट के लिए मैं मैसेज, अगर वो सुन रहे होंगे तो हाँ उनके लिए मैसेज ये देना चाहूँगी, गांव में ट्रीटमेंट करने से अच्छा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सरकार को भी देखना चाहिए कि आजकल जो गांव में इतने सारे हॉस्पिटल्स या क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं और इतने हाई एंटीबायोटिक देते हैं वहाँ पे, लिंजोलाइट मतलब जो लास्ट एंटीबायोटिक वो भी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर ऐसे ही अगर मिसयूज होता रहा एंटीबायोटिक तो आने वाले टाइम पे एंटीबायोटिक किसी को सेंसिटिविटी हो जाएगा तो कोई वर्क करेगा नहीं, रेजिस्टेंस हो जाएगी, ये रेसिस्टेंस आएगा, सॉरी। तो इसके साथ साथ जिस एरिया में वर्क करें वहाँ पे ऑलमोस्ट एनीमिक पेशेंट है वहाँ पे। ओके। और जच्चा बच्चा केंद्र के नाम पे इतने हॉस्पिटल्स वहाँ पे खुल रहे हैं, इवन दे डोंट नो कि पेशेंट को कैसे चेक करना है, कुछ भी नहीं पता, बस 2 महीना 1 महीना कहीं पे सीख लिया और अपना जच्चा बच्चा केंद्र खोल के बैठ गए। और वो लोग भी कम्युनिटी वाइज उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कितने पेशेंट की डेथ हो चुकी है, कितने बच्चे मतलब जो न्यू बॉर्न बेबीज के डेथ हो गए। और हमें सैड लगता है ये जब बात पेशेंट के पास से आता है हमारे पास। हमारे लिए ऑल रीजन इज सेम, हम एज अ प्रोफेशनली हम बात करें तो हमारे लिए मेन बच्चा को और उसका जच्चा और बच्चा दोनों की सेफ्टी हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। बट वहाँ पे ऐसा है नहीं, तो उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, कितने भी प्रॉब्लम्स हो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो हुआ तो बुरा भी नहीं होगा। ठीक। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पास एक रिमोट एरिया में प्रैक्टिस करने वाले मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर हैं और सेवा भाव से काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज आप द्वारा जो दी गई इन्फॉर्मेशन है वो आप सबके लिए बहुत लाभकारी होगी। आप फर्दर कोई बात जानना चाहें आप हमें लिख सकते हैं, हम इनसे कंसल्ट करके पुनः आपके पास आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका डॉक्टर साहब, मैडम आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और प्रवीण जी का भी विशेष थैंक्स करता हूं कि इनके सहयोग से आई डोंट नीड थैंक्स। ओके, तो इनके सहयोग से हम ज़्यादा बेहतर बात कर पाए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी आपको भी गंभीर सर।